नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन के तीसरे एपिसोड के क्लास नंबर 87। हालांकि हमारे युवा साथी अनूप बर्नवाल जी ने हमें याद दिलाया था कि क्लास नंबर 86 है, लेकिन मैंने अपने सारे सीरियल्स को चेक किया तो ये क्लास नंबर 87 ही निकला। इस नाते क्लास नंबर 87 में मैं बस्ती से डॉक्टर अंश श्रीवास्तव अपने सभी सुनने वाले इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक चिकित्सक और सभी सुनने वाले शुभचिंतकों का आज मैं आपसे महिला रोग के एक विशेष रोग पर चर्चा करता हूं। महिलाओं में जब प्रेगनेंसी पीरियड होता है या वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो उनके स्तन में मिल्क बनने का जो क्रम है, जिसे हम लैक्टेशन कहते हैं, ये लैक्टेशन आमतौर से गर्भ में आता है तो हमारे महिला के शरीर में स्तन में जो तंत्रिकाएं होती हैं आर्टरीज और वेंस की और लिम्फ नोड की, वो आर्टरीज और वेंस आपस में लिम्फ नोड में परिवर्तित होकर के लिम्फ नोड के आगे के जो एम्पुले होते हैं उस एम्पुले में मिल्क फॉर्मेशन का क्रम आरंभ करती है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि अगर लिम्फ नोड बहुत खुले नहीं हैं या लिम्फ नोड बहुत एक दूसरे में जकड़ उठे हैं तो छोटी छोटी गांठें वो स्वेल कर जाती हैं, सूज जाती हैं या एक तरीके से उनमें सूजन और पूरा का पूरा स्तन या हम कहें कि ब्रेस्ट कंप्लीट सूज जाता है, टाइट हो जाता है, तन जाता है और महिलाओं को असहनीय दर्द होता है, जिससे दो प्रॉब्लम आती है। एक पहली प्रॉब्लम तो ये कि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके बाद उसको माँ के दूध की आवश्यकता होती है, लेकिन माँ के स्तन में दूध नहीं, स्तन बिल्कुल टाइट होता है, कड़ा होता है और दबाने पर बिल्कुल पत्थर की तरह सॉलिड होता है और निप्पल्स जो होते हैं वो अंदर की ओर घुस जाते हैं या दब जाते हैं, जिससे बच्चा शक भी नहीं कर पाता और दूध उसमें निकलता भी नहीं है। ये बड़ी असहनीय पीड़ा होती है और जब ये काफ़ी दिन तक हो जाता है तो उसमें लाली आ जाती है, रेडनेस आ जाती है और बाद में उसमें फोड़े बनने के चांसेस हो जाते हैं, एब्सेस बनने के चांसेस हो जाते हैं। इसको कभी कभी ऐसा भी होता है स्ट्रेप्टोकोकाई या स्ट्रेप्टोफाइलिकोकाई के जो बैक्टीरिया हैं जा करके स्तन के निपल्स पर अपना प्रभाव जमा लेते हैं और निपल्स पर स्वेलिंग हो जाती है, निपल्स पे छोटे छोटे दाने निकल आते हैं जो बाद में जिनमें पस बनने लगता है, वहाँ पर ब्लड फॉर्मेशन ब्लॉक होने लगता है और ब्लड का सर्कुलेशन पस बनने लगता है, तो ये और कठिन समस्या हो जाती है। तो एक इस पूरे के रोग को अंग्रेजी डिक्शनरी में या अंग्रेजी मेडिसिन डिक्शनरी में इसको मस्टाइटिस कहते हैं। मस्टाइटिस जो है, मस्टाइटिस इसका नाम है, MASTITIS। इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं बाहर से, ये इन्फेक्शन फैलता है। स्तन का गीला रह जाना, हमेशा प्रेगनेंसी पीरियड में निपल्स पर एक दो ड्रॉप धीरे धीरे 6 महीने के बाद निकलना आरंभ होता है, जिससे आसपास के महिला के ब्लाउज के पास या उसके ब्रा के पास आसपास गीलापन बना रहता है, जिससे वहाँ इस तरीके के बैक्टीरिया। आज सर्वर थोड़ा सा फिर डाउन है, बार बार मुझे रुक जाना पड़ता है। तो जब बच्चा दूध पीने का प्रयास करता है और उसको दूध नहीं मिलता तो बच्चे को भी दिक्कत होती है और चूंकि मिल्क को शक नहीं कर पाता और निप्पल्स अंदर की ओर दबे होते हैं और स्वेल हो जाते हैं, पूरा का पूरा ब्रेस्ट स्वेल हो जाता है, तो इसे हिंदी में कहते हैं थनैल बन जाना। जैसे गाय भैंसों में भी ऐसा कभी कभी होता है कि उनमें दूध नहीं, मिल्क लगता है कि इसमें दूध भरा हुआ है इसके थन में, लेकिन दबाने पर वो पत्थर की तरह लगता है, उसे हम थनैल कहते हैं। और इस थनैल का अर्थ है स्तन प्रदाह या स्तन शोथ। स्तन में दर्द होना, प्रदाह होना, स्वेल होना, इसमें पेन होना, इंग्लिश में जिसको हम पेन कह सकते हैं, ये तमाम तरह के नाम उसमें हैं, आप कोई भी नाम दे सकते हैं।
लेकिन जो हमने रोगी की कंप्लेंट आपसे बताई कि रोगी की कंप्लेंट होती है कि स्तन उसका तना हुआ है, स्तन दबाने पे दर्द करता है, निप्पल अंदर की ओर घुसे हुए हैं, बच्चा शक करके दूध पीना चाहता है मगर उसमें मिल्क नहीं निकलता है, मिल्क फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, लैक्टेशन के पीरियड में मिल्क नहीं बन रहा है। तो ये इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है, बैक्टीरिया के इन्फेक्शन से और फंगस के इन्फेक्शन से भी हो सकता है। फंगस लग सकते हैं क्योंकि बार बार जो है गीलेपन के नाते या वहाँ पर मॉइस्चर होने के नाते या पसीने के नाते वहाँ पर अगर हल्का सा दाना निकला तो उसको खुजलाने के नाते भी निप्पल्स पर कुछ कड़ेपन का आभास होता है महिला को और बाद में वो कड़ा हो जाता है। तो तमाम कारण इसके हो सकते हैं। अब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से हम इस बात की चर्चा करें कि अगर इस तरह की समस्या लेडीज को आती है तो हम उसको किस दवा से इसको दूर कर सकते हैं। हम इसमें एक्यूट और क्रॉनिक, एक्यूट तब जब 15-20 दिन में ये लगता है बच्चा शक नहीं कर पा रहा और आपके पास पेशेंट आता है, और क्रॉनिक तब हम मान लेते हैं जब 2-3 महीने पिया ही नहीं और महिला ने उसको ऊपर का दूध पिलाया, गाय या भैंस का दूध बच्चा पी रहा और महिला के स्तन से दूध नहीं निकला और 3 महीने के बाद वो आपके पास केस आ रहा तो हम उसको क्रॉनिक में ले लेते हैं। तो एक्यूट और क्रॉनिक को हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के दृष्टिकोण से 2 तरीके से बांट देते हैं। हम एक्यूट में हमको देना है C7WE, ये हमारा पहला फार्मूला है C7 + WE। C7 और WE की 30-30 बूंद बराबर, यानी दोनों की बराबर हम 30 ml के डिस्टिल वाटर में मिलाएंगे और महिला से कहेंगे कि आप इसको हर 6 घंटे बाद आप इसको लें 40-40 बूंद। हम 30 ड्रॉप वाटर में मिलाएंगे और महिला से कहेंगे उसमें से निकाल करके 40-40 बूंद वो हर 6 घंटे पे ले। और WE + S5 कि एक कॉटन में रुई भिगो करके अपने स्तन के निप्पल के पास के चारों ओर रुई को फैला करके, कॉटन को फैला करके रख ले और रुई कॉटन के सूखने तक वो कप वहाँ पे उसको रखे रहे। जब कॉटन सूख जाए, रुई सूख जाए तो उसको फेंक दे। ये एक प्रक्रिया दिन में 3 होती है। इसमें S1, दूसरा फार्मूला है S1 C1 + CNS। नोट कीजिए, पहला फार्मूला हमने आपको बताया C7 + WE, ये आपको 30-30 बूंद डिस्टिल वाटर में दे करके महिला को 40-40 बूंद दिन में हर 6 घंटे पे पिलाना है। दूसरा फार्मूला उनको देना है S1 + C1 + CNS। इसकी 30-30 बूंद आपको डिस्टिल वाटर में डाल करके दूसरी शीशी में पेशेंट को देना है और उनसे कहना है कि इसमें से 40-40 बूंद केवल सुबह और शाम 2 बार लेंगे भोजन करने के पहले। ये इसमें खासियत है, चूंकि S1 मिला हुआ है तो हमको भोजन के पहले इसका प्रयोग करना है। ये हमारा एक्यूट के लिए है। अगर केस हमारे पास क्रॉनिक आता है तो हम C7 और WE को रोक करके हम देंगे L1A3 + S5 + BE। नोट कीजिए, L1A3 + S5 + BE सबकी 40-40 ड्रॉप। अगर क्रॉनिक में हमारे पास आता है केस तो 40-40 ड्रॉप देने के बाद फिर हम हर 6 घंटे पे 40-40 बूंद ही आधे कप पानी में पिलवाएंगे। और दूसरा फार्मूला जो S1 C1 और CNS का है वो इसके साथ कंटिन्यू रहेगा, यानी केवल हमको C7 और WE हटा करके हमको L1A3 S5 और BE देना है। अब कारण सुन लीजिए, हमने इन दवाओं का चुनाव क्यों किया। L1 और A3 जैसा कि लिम्फ और ब्लड दोनों पर कोई ना कोई दोष आएगा, जहाँ पर उनके फंक्शन में कैपेसिटी उनकी डाउन होगी। क्योंकि स्तन में लिम्फ और ब्लड के नोड्स होते हैं, हमने L1 और A3 चुना है। चूँकि लिम्फ और नोड का सर्कुलेशन ब्लड सर्कुलेशन माना जाता है, प्रॉपर चैनल में ब्लड वहाँ पर बहते रहना चाहिए, स्तन के आसपास ब्लड को नहीं रुकने देना चाहिए, इस नाते हमने BE का सिलेक्शन किया है। दूसरे फार्मूले में हमने S1 C1 और CNS का चयन किया है। C1 आमतौर से ओवरी की मेडिसिन है हमारे डिवाइडेशन के, ऑर्गन ऑफ डिवाइडेशन के आधार पर। तो चूंकि ओवरी की मेडिसिन और ओवरी का संबंध प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर की बनावट से, महिला के शरीर की बनावट में उसका संबंध स्तन से भी होता है, मेमोरी ग्लैंड से भी होता है। तो स्तन से उसका संबंध स्थापित करता है, इस नाते हमको C1 देना है, चूंकि महिला के लिए C1 की एक प्राथमिकता दी जाती है।
सीएनएस आपको पता ही है कि क्यों दी जाती है। हमारे जो हैं वो सीएनएस के बारे में चौंक जाते हैं। सीएनएस हमारी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की माइंड को कंट्रोल करने की, हर दवाओं पर अपना सही असर दिखाने की ये दवा हमारी तरफ से बनाई गई है। तो एक्यूट और क्रॉनिक में आप मस्टाइटिस में इसका प्रयोग कीजिए और देखिए कि सर, एक सज्जन हमारे को लिख रहे हैं, सर मीडिया 1 ईयर, अब मुझे पढ़ना पड़ेगा चूंकि सर मीडिया 1 ईयर की बेटी वो बहुत वीक है, उसको रिकरेंट कोल्ड एंड कफ होता है, स्टमक अच्छे नहीं, गैस्ट्राइटिस में है। ये डॉक्टर हैं, मैं इनकी पूरी बात नहीं पढ़ रहा हूँ, सिर्फ नाम पढ़ ले रही हूँ। ये नीलम श्रीवास्तव जी हैं। नीलम जी, मैं आपसे अनुरोध करूँगा कि आप अपनी इस समस्या को मेरे व्हाट्सएप पर लिख दें, चूँकि यहाँ पर लगातार पढ़ने में, चूँकि मैंने आप लोगों से निवेदन किया है कि मैं जिस रोग पर चर्चा कर रहा हूँ उससे संबंधित सवाल आप पूछ सकते हैं। यदि आपका कोई दूसरा रोग आपको समझ में आ रहा है, चूँकि आप मुझसे फेस टू फेस चल रहे हैं, मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन आपकी जो व्यक्तिगत परेशानी हो या व्यक्तिगत समस्या, उसको मेरे व्हाट्सएप पे आप लिख दें, मैं उसका जवाब तत्काल दे दूंगा। चूंकि इसमें बहुत दिक्कत होती है मुझे, हमारे बहुत से साथी लाइन पर हैं, नाम सबका जो हमारे कल के साथी थे वो सब रिपीटेड हैं। कौशिक बारे जी हैं, डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी हैं, इंजीनियर नीलम श्रीवास्तव जी हैं, लाइए मैं आप सबके नाम पढ़ देता हूं। डॉक्टर रविकांत द्विवेदी जी हैं और धर्मराज यादव जी हैं, नमस्कार आपका। डॉक्टर DR यादव, डॉक्टर SK यादव, रमेश कुमार सिंह जी हैं, सुनील चौरसिया, डॉक्टर सत्येंद्र वर्मा, अवधेश शर्मा जी हैं, प्रभात कुमार मंटू जी हैं, राजेंद्र प्रसाद सैनी जी हैं, मकवाना भार्गव जी हैं, RP सैनी जी हैं। चूंकि नाम आप सबके बहुत जल्दी जल्दी इसमें से आगे बढ़ते हैं, तो मैं नाम पढ़ने में अगर समय लगाऊंगा तो आप सबका मुझे नमस्कार स्वीकार है, आप सबकी मुझे राय स्वीकार है, और आप सब ऑनलाइन मेरे नोटिस पर आते हैं, आप सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं। तो अभी हमने आपसे चर्चा किया मस्टाइटिस पर, जिसमें हमने आपको बताया कि महिलाओं के स्तन में मिल्क फॉर्मेशन का ना बनना, स्तन का टाइट हो जाना, आपको एक्यूट और क्रॉनिक दोनों कंडीशन में हमने आपको दवाएं बताई हैं। अब थोड़ी सी चर्चा कल के कॉन्स्टिपेशन पर। हमारे एक सज्जन पुंडीर जी हैं जो गुड़गांव के हैं, इन्होंने एक सवाल किया कि सर मैंने किताब पढ़ा है कि कॉन्स्टिपेशन में S1 का प्रयोग नहीं करना चाहिए, और आपने S1 के बारे में कल बताया। मैंने आपसे पहले भी कहा है, चूंकि आप हमारे नए साथी हैं, पुंडीर जी आप इस बात को कृपया ध्यान से सुने, या अन्य साथी भी सुने। जब कोई बात कहें तो इस बात का प्रमाण मुझे ना दें कि किताबों ने ये कहा है। मैंने आपसे पहले भी कह रखा है और आज भी कह देता हूं कि पिछले 50 वर्षों से जितनी किताबें रखी गई हैं वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को चिकित्सक बनाने के लिए नहीं रखी गई हैं। उनको भ्रम जाल में फंसा करके केवल कागज का टुकड़ा पकड़ाने के लिए रखा गया है, ताकि वो उन किताबों में उलझे रहें। अगर वो इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स बन गए तो फिर उनके लिए सरदर्द हो जाएंगे। उन्होंने किताबों में बहुत कुछ उलझा दिया। S1 को कॉन्स्टिपेशन नहीं देना चाहिए, क्या ये कोई लेखक इस बात का प्रमाण दे सकता है क्यों नहीं देना चाहिए? लेकिन देना चाहिए, इस बात का प्रमाण मैं देता हूं। कॉन्स्टिपेशन में अगर हम खाना खाना बंद कर देंगे या हमको भूख लगना बंद हो जाएगा, अगर हम S1 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन और जो स्टमक है, जो हमारा स्टमक का पार्ट है, जिसमें हमने आपको जब एनाटॉमी पढ़ाई थी तो मैंने वहाँ पर अब बताया था पायलोरिक,
फंडिक, कई पार्ट हैं, 3 पार्टों में हमारा स्टमक बटा हुआ है। तो स्टमक का फंक्शन अगर स्लो हो गया तो कॉन्स्टिपेशन और बढ़ जाएगा। ऊपर से हमको भोजन लेते रहना है, भोजन छोड़ना नहीं है, भोजन की फुल डाइट हमको लेनी है। भले कॉन्स्टिपेशन हमारा है, हमारा 48 घंटे के बाद मल का निष्कासन नहीं हो रहा है, फिर भी हम भोजन बंद नहीं करेंगे, क्योंकि भोजन अगर बंद करेंगे तो हमारे ऊपर के पार्ट में जो एंजाइम्स हैं वो निष्क्रिय हो जाएंगे। शक्ति तभी बढ़ेगी जब ऊपर से नीचे की ओर बढ़ता है, उसका प्रेशर पड़ता है, तो लार्ज इंटेस्टाइन में जाकर के वो जो एंजाइम्स हैं वो सक्रिय होते हैं और हमारा कंस्ट्रक्ट जाता है। इस नाते यशवन का देना ये बहुत ही ज़रूरी है। आप किताबें अगर लिखती हैं कि यशवन नहीं दिया जा सकता, तो ये किताब लिखने वाला ही बता सकता है कि उसने ऐसा क्यों लिखा है। लेकिन मैं उस किताब लिखने वाले से एक सवाल और भी करूँगा कि क्या उन्होंने कभी किसी रोगी को इस तरह का प्रयोग करके देखा कि अगर कॉन्स्टिपेशन हो यशवन दिया जाए और यशवन नुकसान कर जाए। इलेक्ट्रोहोपैथी में नुकसान करने की कोई बात ही नहीं है किसी दवा का, केवल आपको अपने प्रयोग को एक बार आजमाना चाहिए, देखना चाहिए। इस नाते कॉन्स्टिपेशन में यशवन का कोई संदेह आप न करें। और विशेष करके जब मैं आपको कोई फार्मूला बता रहा हूं तो मैं ये नहीं कहता कि मैंने इस फार्मूले बहुत वाही ले ली या मैंने कोई बहुत बड़ा तमगा ले लिया। मैं तो बार बार आपसे अनुरोध करता हूं कि जो मैं आपको बता रहा हूं फार्मूला, आप उस फार्मूले का प्रयोग कीजिए अपने रोगियों पर, और करने के बाद मुझे उसका परिणाम बताइए। जब आप परिणाम बताएंगे तो आपको लग जाएगा कि यशवन भी जरूरत है कॉन्स्टिपेशन में। यस्टेन तो मैंने, यस्टेन और सलास तो मैंने कहा ही है, L3 मैंने कहा ही है, अब यशवन भी कह दिया। तो यशवन के अगर आपने सवाल किया, आपने बड़े गंभीर में कहा कि मैं आपसे ये जानना चाहता हूं कि आपने ऐसा क्यों किया, कृपया स्पष्टीकरण दें, मैंने किताबों में ये पढ़ा है। अब मैं आपको यही बता दूं कि चूंकि मुझे कहने में ये कोई संकोच नहीं है कि हमारे इलेक्ट्रोहोपैथी के अभी भी 90% चिकित्सक किसी अन्य चिकित्सा पद्धतियों की बैसाखी बने हुए हैं। तो इलेक्ट्रोहोपैथी में दवा देने पे अभी उनका कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। हमारे जो नए साथी न्यू कॉमर्स जुड़ रहे हैं, इनका तो कॉन्फिडेंस आने लगा है। मैं कल 5 सितंबर है और शिक्षक दिवस है, आप सब ने मुझे अपना गुरु तुल्य माना है, तो कल 5 साथियों के नाम की घोषणा करूंगा। जैसे मैंने था, मैं अन्य नए साथियों के नाम की घोषणा करूंगा जो इलेक्ट्रोहोपैथी में मेरे फार्मूलों पर बिल्कुल परफेक्ट कर रहे हैं। अब उनको मेरी आवश्यकता बहुत ही कम, लगभग 2% की जरूरत है। तो कल का आप इंतजार करें। कल मैं आप सबको शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मैं आप सबको नमस्कार करता हूं, आप आशीर्वाद देता हूं, अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं कि आप मेरे सदृश, मेरे द्वारा बताए गए फार्मूलों का प्रयोग करें, नाम रोशन करें। मुझे इस बात की कोई चिंता नहीं है कि मान लीजिए कोई रोगी आपने ठीक किया तो नाम आपका हो रहा है, फार्मूला अंतरात्मा से आपने मेरी फार्मूले को स्वीकार किया है, तो मुझे इसकी खुशी हो रही है। आप नेम एंड फेम कमाएं, आप इलेक्ट्रोहोपैथी के एक अच्छे चिकित्सक अपने क्षेत्र में बने। और इधर मैं आप सबसे व्यक्तिगत रूप से ये जानना चाहूँगा कि अगर मैं अपना टूर प्रोग्राम बनाऊं तो कृपया आप मेरे व्हाट्सएप पे लिखें कि कितने चिकित्सक अपने शहरों में मेरे आने की व्यवस्था कर सकते हैं, मेरे लेक्चर्स की, या मेरे वहाँ पहुँचने पर मैं उनकी क्लिनिक पर बैठ करके उनके रोगियों को देख करके उनको प्रिस्क्रिप्शन दे दूँ, या एक डेट आप कोई फिक्स कर लें जिस दिन आप अपने विशेष रोगियों को वहाँ कॉल करें और मैं आपके शहर में आपके क्लिनिक पर बैठ करके आपके रोगियों को देख करके आपको दवा बता दूँ, सजेस्ट कर दूँ और आपकी कुछ मदद कर दूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए, जो आपसे मेरे आने जाने का जो खर्चा या वहाँ रहने खाने पीने का या जो आपकी इच्छा हो वो आप कर सकते हैं। मेरी कोई फीस प्रिस्क्राइब नहीं। मेरी एक इच्छा है कि मैं अपने हर चिकित्सक की क्लिनिक पर एक बार बैठ करके उससे सलाह मुशवरा कर करके उसको कुछ मार्गदर्शन करके मैं लगातार इसको एक तरीके से चेकिंग कर लूँ कि आप कितने फार्मूलों पर कितने खरे उतर रहे हैं या आपकी समस्याएं आपकी परेशानी पर आ रही हैं। ये आप मेरे व्हाट्सएप पर लिख सकते हैं कि आप में से कितने चिकित्सक अपनी क्लिनिक पर मुझे आमंत्रित। तो आज के क्लास में बस इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे क्लास नंबर 88 के साथ। और अनूप जी, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप बहुत जल्द हमारे पिछले वीडियोस को लोड कर दें यूट्यूब पर, जिससे कि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।